हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। और बीएससी थर्ड ईयर में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सिंथेटिक डाई। तो बेटा सिंथेटिक डाई हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सिंथेटिक डाई में बेटा सबसे पहले देखते हैं कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई पदार्थ जो होता है वो में कोई पदार्थ कब व्हाइट दिखाई देता है, कभी कभी वो हमें ग्रीन दिखाई देता है, कभी येलो दिखाई देता है। तो इस रंग के वो क्यों दिखाई देते हैं, रीजन क्या होता है। तो कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। तो हम बता दें आपको कि जब किसी पदार्थ पर देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, प्रत्येक क्लास में बोलता हूँ बेटा कि मेरी क्लास में कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें और कंसंट्रेट होकर के मेरी बात को सुने आप। क्योंकि आज की जो क्लास है बीएससी थर्ड ईयर की वो मैं टोटल हिंदी, अपनी मातृभाषा हिंदी में लेने वाला हूँ और पूरी क्लास में आज हिंदी का यूज हम करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोज बनाई हैं सीबीएसई बोर्ड में बच्चे मांगते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सर बोलिए आप। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आज ना पढ़ाते हुए बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों को मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 सिंथेटिक डाई फॉर क्लास बीएससी थर्ड ईयर। तो चलिए समझते हैं बेटा। हमने यहाँ पर बोला कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, एक एक बात को अच्छे से आप सुनेंगे। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो कुछ पदार्थ उन किरणों की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ पदार्थ उन किरणों की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यदि सोखी गई, एब्जॉर्ब का मतलब बेटा अवशोषित और सोखी गई मतलब एब्जॉर्ब एक ही बात होती है। अवशोषित और सोखी गई दो वर्ड यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले बोला था कि आज हम प्योर शुद्ध हिंदी में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो हमने बताया आपको कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो कुछ पदार्थ उन किरणों की कुछ वेवलेंथ को सोख लेते हैं। यह सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ विजिबल रेंज के बीच आती है। विजिबल रेंज कितनी होती है? विजिबल रेंज होती है बेटा, विजिबल रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से बेटा 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यह सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ विजिबल रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो जो पदार्थ होता है वो हमें रंगीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? कलर्ड दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देता है। यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को सोख लेता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक यानी काला दिखाई देता है। और सभी किरणों को परावर्तित कर दे तो सफेद कलर का दिखाई देता है, यानी व्हाइट कलर का दिखाई देता है। सफेद कलर का दिखाई देता है यानी व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो काला दिखाई देता है। और यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देता है तो वो हमें सफेद दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। तो इन बातों को आप नोट करते जाएं। मैं लैंग्वेज लिखाता जाऊंगा क्योंकि बीएससी में बेटा काफी लैंग्वेज लिखनी होती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर लैंग्वेज आपको ये काम देने वाली है। तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे आप, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से करें क्योंकि थ्योरी लिखाने में बेटा टाइम लगता है। और वैसे मैंने एक सुविधा आपके लिए दे रखी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। जो बच्चे क्लास में हैं, जो बच्चे अभी क्लास में हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चे,
तो वो यहीं से आप जो मैं बोल रहा हूं तो यहीं से आप उन नोट्स को बना सकते हैं। और जैसे नहीं बना पाते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से जैसे स्पीड में मैं बोलता हूँ यहाँ से नहीं लिख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप हेडिंग लगा लें कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेडिंग लगा लें। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लगभग सभी क्लास में बोलता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कि बेटा कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, ठीक है ना। क्योंकि बिना वेपन्स के कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है, वेपन्स तो चाहिए, क्योंकि युग चल रहा है वेपन्स का, बातों से कोई मानने वाला नहीं है। साक्षात प्रमाण चाहिए हमें। किसका प्रमाण चाहिए? इसका चाहिए कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, और प्रमाण हमें ये चाहिए कि हमें कॉपी बनी हुई चाहिए, हमें नोट्स बना हुआ चाहिए, ये साक्षात प्रमाण चाहिए। समझ रहे हो ना आप? तो ये आपके वेपन्स हैं, कॉपी और पेन और ये बुक, ये आप साथ में लेकर के हमेशा जब भी क्लास लें तो आप ये साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी ताकत होती है। किताब, कॉपी और पेन सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा भगवान होता है। बुक जो होती है वो सबसे बड़ा भगवान होता है। समझ रहे ना आप बात को? चलिए तो नोट करें आप। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ती है, स्पीड में नोट करेंगे आप, इतना टाइम नहीं होता है इस क्लास में बेटा कितनी थ्योरी को लिखाया जाए, जल्दी से नोट करें। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ती है, प्रकाश की किरण पड़ती है तो कुछ पदार्थ उन प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो कुछ पदार्थ उन प्रकाश किरणों को, सही कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा बेटा, तो कुछ पदार्थ उन किरणों की, कुछ पदार्थ उन किरणों की कुछ वेवलेंथ को, याद रखें, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यदि सोखी गई मतलब एब्जॉर्ब की गई, यदि सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ, स्पीड में लिखें आप, यदि सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ विजिबल रेंज, क्या बोला मैंने बोला विजिबल रेंज। यदि सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ विजिबल रेंज के बीच आती है। अब विजिबल रेंज की बात आती है तो विजिबल रेंज कितनी होनी चाहिए बेटा? 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच। सोखी गई प्रकाश किरणों की वेवलेंथ विजिबल रेंज के बीच आती है तो पदार्थ रंगीन दिखाई देता है, तो पदार्थ रंगीन दिखाई देता है। नोट कर लें जल्दी से। यदि पदार्थ, आगे नोट करें, यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को, यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को सोख लेता है तो वह काले रंग का दिखाई देता है, तो वह काले रंग का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और यदि पदार्थ प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देता है, प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देता है तो वह सफेद कलर का दिखाई देता है, यानी व्हाइट कलर का दिखाई देता है। लिख लिया ना सभी बच्चों ने? चलिए अब एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ आप। तो चलिए स्टूडेंट इस टेबल को समझते हैं। पहले इसी टेबल को आप बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिख रहा है सही बच्चों को? चलिए अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया ना बेटा। चलिए यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है एब्जॉर्ब वेवलेंथ। सही बच्चे समझे इसको, एब्जॉर्ब वेवलेंथ यानी सोखी गई वेवलेंथ। फिर लिखा है हमने कलर एब्जॉर्ब्ड। थर्ड कॉलम में लिखा है हमने विजिबल कलर, दिखाई देने वाला कैसा कलर होगा। सोखा गया कलर कैसा होगा। तो देखो एब्जॉर्ब वेवलेंथ अगर बेटा 4000 से 4350 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 4000 से 4350 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो कलर जो एब्जॉर्ब किया हुआ है पदार्थ ने वो वॉयलेट होगा। और विजिबल कलर कैसा होगा, येलो ग्रीन दिखाई देगा। हमें कैसा दिखाई देगा, येलो ग्रीन दिखाई देगा, येलो ग्रीन दिखेगा। बोलो क्लियर हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट 4350 एंगस्ट्रॉम से 4800 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर एब्जॉर्ब वेवलेंथ है बेटा, तो कलर एब्जॉर्ब किया है पदार्थ ने ब्लू, और वो विजिबल कलर उसका कैसा होगा, दिखाई देने वाला कलर कैसा होगा, येलो होगा। नेक्स्ट है 4800 से 4900 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है सब्सटेंस ने ग्रीन ब्लू, और ग्रीन ब्लू जो विजिबल कलर है वो होगा हमारा बेटा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का हमें दिखाई देगा। फिर है 4900 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 4900 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कलर एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस ब्लू ग्रीन, और दिखता है कैसा, रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट है 5000 से 5600 एंगस्ट्रॉम के बीच में एब्जॉर्ब वेवलेंथ अगर 5000 से 5600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो कलर एब्जॉर्ब है बेटा ग्रीन कलर, लेकिन विजिबल कलर उसका कैसा होगा, पर्पल होगा, पर्पल होगा। नेक्स्ट है बेटा 5600 से 5800 एंगस्ट्रॉम, एब्जॉर्ब वेवलेंथ है 5600 से 58 एंगस्ट्रॉम। एब्जॉर्ब कलर कैसा होगा, कलर एब्जॉर्ब में बेटा येलो ग्रीन, लेकिन वो विजिबल कलर उसका कैसा होगा, वॉयलेट होगा। तो ये भी हो गया, वॉयलेट होगा। नेक्स्ट है 5800 से 5950 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो वो कैसा हमें दिखेगा बेटा, 5800 से 5950, 5800 से बेटा 5800 से 5950 के बीच में हमें कैसा वो होगा, एब्जॉर्ब कलर उसका कैसा होगा, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है उसने, येलो कलर एब्जॉर्ब किया है, लेकिन विजिबल कलर दृश्य कलर उसका कौन सा होगा, ब्लू होगा। यानी हमें वो सब्सटेंस यानी वो पदार्थ हमें कैसे कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का। चलिए नेक्स्ट 5900 से 50 से बेटा 6050 एंगस्ट्रॉम के बीच में एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, तो वो कैसा कलर उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, देखो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है, लेकिन विजिबल कलर कौन सा है उसका, ग्रीन ब्लू है, ग्रीन ब्लू है। नेक्स्ट है 6050 से अगर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, तो कलर उसने सब्सटेंस ने जो कलर एब्जॉर्ब किया है वो रेड कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है, यानी रेड कलर उसने सोख लिया है, लेकिन कैसा दिखाई देगा, वो ब्लू ग्रीन दिखाई देगा। विजिबल कलर होगा उसका कैसा, ब्लू ग्रीन होगा। तो इस टेबल को आप बना सकते हैं, और अभी नहीं बना सकते हैं, क्लास बेटा इतनी धीमी क्लास नहीं चलती है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा कि कुछ चीजों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में उसको आप नोट कर लिया करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से करें। हो गया ना, वेरी गुड, सही बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। आज की बेटा जो क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज की जो क्लास है वो अपनी मातृभाषा में क्लास है, हिंदी में क्लास है। अब आगे बेटा बात करते हैं डाई एंड पिगमेंट। हिंदी में भी नोट करूंगा मैं, इंग्लिश में भी नोट कर रहा हूं बेटा, डाई एंड पिगमेंट, डाई एंड पिगमेंट्स। डाई को बेटा बोलते हैं हिंदी में रंजक, इसको कहते हैं रंजक, और पिगमेंट को कहते हैं बेटा वर्णक। प्योर हिंदी है, आज की क्लास प्योर हिंदी में है, रंजक और वर्णक। तो रंजक और वर्णक जो होते हैं बेटा दोनों ही रंगीन पदार्थ हैं,
मैंने क्या बोला कि रंजक और वर्णक हैं, यानी डाई एंड पिगमेंट हैं, दोनों ही कैसे हैं? कलर्ड कंपाउंड हैं, कलर यानी रंगीन पदार्थ हैं। तो डाई और पिगमेंट होते हैं, दोनों ही रंगीन पदार्थ हैं, किंतु जहां एक और डाई घुलनशील होता है, डाई घुलनशील होने के कारण तंतुओं को रंगने के काम आता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रंजक जो होता है वो घुलनशील होने के कारण तंतुओं को, फिलामेंट को, तंतुओं को रंगने के काम में आता है। जबकि जो क्या होता है, वर्णक जो होता है, हिंदी के वर्ड है बेटा, जबकि दूसरी ओर जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, वो अघुलनशील होता है। अघुलनशील होने के कारण इसको सफेदा में मिला करके मेटल और लकड़ी पर पेंट करने के काम आता है। मेटल और लकड़ी पर पेंट करने के काम आता है। दोनों में इतना अंतर होता है, यानी धातुओं और लकड़ी पर पेंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सभी रंगीन पदार्थ होते हैं बेटा, वो डाई नहीं होते हैं, रंजक नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सभी रंगीन पदार्थ होते हैं, वो डाई नहीं होते हैं, रंजक नहीं होते हैं। क्योंकि डाई के रूप में कार्य करने के लिए कुछ उसमें गुण होने चाहिए। डाई के रूप में कार्य करने के लिए उस पदार्थ में कुछ गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से गुण होने चाहिए उनको यहाँ पर मैं अभी नोट करूंगा, लेकिन इस बात को जो अभी मैंने बोला था उस बात को आप दोबारा से, मैं बोर्ड पर यहाँ पर लिख रहा हूं, उसको आप भी नोट कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए कॉपी और पेन को आप रेडी रखें, नोट करें इस बात को। पिगमेंट और डाई, डाई और पिगमेंट, तो नोट करें आप। डाई और पिगमेंट यानी रंजक और वर्णक दोनों ही रंगीन पदार्थ होते हैं। हो गया नोट? जहां एक और रंजक घुलनशील होने के कारण तंतुओं को रंगने के काम आता है, वही दूसरी ओर पिगमेंट अघुलनशील होने के कारण तंतुओं को रंगने के काम में नहीं आता है। पिगमेंट यानी वर्णक को सफेदा में मिलाकर धातुओं और लकड़ी पर पेंट करने के काम आता है। आगे नोट कर लें एक लाइन बेटा। सभी रंगीन पदार्थ रंजक नहीं होते हैं। रंजक के रूप में कार्य करने के लिए उस पदार्थ में निम्न गुण होने चाहिए। अब हेडिंग लगा लेंगे आप, रंजक के गुण। कौन कौन से गुण होने चाहिए पदार्थ में ताकि वो रंजक की तरह, डाई की तरह काम कर सके। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है, गुण हेडिंग लगा लेंगे आप बेटा। रंजक में कौन कौन से, यानी पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो रंजक की तरह कार्य कर सके। नंबर फर्स्ट, इसका एक उपयुक्त रंग होना चाहिए। नोट करते जाएं, इसका एक उपयुक्त रंग होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसमें तंतुओं के साथ सीधे, सेकेंड पॉइंट लिखें,
इसमें तंतुओं के साथ सीधे मोर्डेंट बंधक, मोर्डेंट बंधक कहते हैं बेटा। मोर्डेंट बंधक की सहायता से बंधक की सहायता से चिपक जाने की क्षमता होनी चाहिए, चिपक जाने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है बेटा, तंतु से चिपक जाने के बाद, तंतु से चिपक जाने के बाद, चिपक जाने के नोट करते जाएं आप। चिपक जाने के बाद इसमें तंतु को रंगीन बना देने का, रंगीन बना देने का गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। चलिए नोट कर सकते हैं आप, जल्दी से करें नोट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, डाई का अब हम क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहे हैं। तो बेटा जो डाई का क्लासिफिकेशन किया गया है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर किया गया है। तो बेटा केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर डाई को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है बेटा एजो डाई। मैं नोट किए देता हूं कि इसके बेस पर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था क्योंकि हमने यहाँ भी इंग्लिश में लिख दिया है, चलो हिंदी में लिख देते हैं। रंजकों का वर्गीकरण, रंजकों का वर्गीकरण, रंजकों का वर्गीकरण किसके आधार, रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है मैं बता दूं आपको। 3 प्रकारों में बांटा गया है। एजोडाई, ट्राइफेनिल मेथेन डाई और थैलीन डाई। एक बार फिर आप सुन लें ध्यान से, कंसंट्रेट रहें क्लास में। केमिकल यानी रासायनिक संरचना के आधार पर जो डाई है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर डाई बेटा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकारों में उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं उसके? नंबर फर्स्ट है बेटा एजोडाई, सेकेंड है ट्राइफेनिल मेथेन डाई, ट्राइफेनिल मेथेन डाई, और थर्ड टाइप है बेटा थैलीन डाई, थैलीन डाई। तो तीनों नाम आप याद रखें। क्या याद रखेंगे आप? ए, टी और पी। मतलब क्या याद रखना है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में बेटा? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं ए, टी और पी। एटीपी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं हो गया। मैंने क्या बोला? एटीपी का मतलब यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं हुआ है। यहाँ पर एटीपी का मीन्स हो गया है कि ये डाई के 3 टाइप्स हैं। डाई के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ। एटीपी को थोड़ा दूर दूर करके लिख देता हूँ, फिर उनकी फुल फॉर्म लिखूंगा मैं।
एटीपी, यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ध्यान रखें आप, ए टी और ये बेटा पी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ए का मीन्स है यहाँ पर एजो, टी का मतलब है ट्राइफेनिल मैथेन डाई, और पी का मतलब है थैलेन डाई। ये एटीपी का यहाँ पर मतलब है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने आप। नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ए का मतलब है बेटा एजो डाई, और टी का मतलब है बेटा ट्राइफेनिल मैथेन डाई, और पी का मतलब है थैलेन डाई, पीएच साइलेंट है बेटा, PHTHALEINE, थैलेन डाई। एटीपी का यहाँ पर ये मीन्स हो गया। चलिए क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नाम याद रखने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब भी याद नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी रासायनिक संरचना के आधार पर जो डाई है उसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। एटीपी मतलब एजो डाई, ट्राइफेनिल मैथेन डाई और बेटा थैलेन डाई। तीनों टाइप आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करें। अब आगे चलते हैं बेटा, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। 3 टाइप्स बताए थे मैंने, एजो डाई, ट्राइफेनिल मैथेन डाई और थर्ड था थैलेन डाई। आपको याद हो गए होंगे एटीपी के नाम से। बहुत सिंपल तरीका था याद करने का। चौक दूसरा ले लूं मैं, है ना। चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप, फर्स्ट नंबर एजो डाई। मेरे साथ नोट करते जाएंगे आप। एजो डाई क्या होता है? इन डाइज में सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन और सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेटा एजो ग्रुप। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। एजो ग्रुप बोलते हैं, एजो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड एन, देखो अंडर मैंने इसको बंद कर दिया है। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, फिर सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है बेटा 3 होती है, याद रखना। इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। तो इन डाइज में एजो क्रोमोफेयर होता है, एजो क्रोमोफेयर होता है। नोट करते जाएंगे, एजो क्रोमोफेयर होता है। मेन पॉइंट इसमें बता रहा हूं मैं आपको, नोट करते जाएं। एजो क्रोमोफेयर होता है, किंतु ऑक्सोक्रोम अलग अलग हो सकते हैं। किंतु एक्सोक्रोम अलग अलग हो सकते हैं। ऑक्सोक्रोम अलग अलग हो सकते हैं। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप, नोट करते जाएं। VIP बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। BBIP जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा, कुछ भी कह सकते हैं। अब तो जाने कितने पहले चला था, इंपोर्टेंट लिख के आता था। पहले इंपोर्टेंट लिख के आता था जब हम पढ़ने जाते थे कि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सर बताते थे कि बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अब लिख के आता है कि वेरी इंपोर्टेंट, फिर उसके बाद चला वेरी इंपोर्टेंट, फिर उसके बाद चला वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फिर उसके बाद प्रकाशन वालों ने छाप दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मुझे लग रहा है कि वेरी वेरी जो BBIP लिख के आता था वहां पर ट्रिपल B ना हो जाए, आगे चल के वहां पर ट्रिपल B ना हो जाए तो बच्चों को बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में। ट्रिपल बार B और फिर IP, वेरी 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 इंपोर्टेंट, इस तरीके से फिर पढ़ना पड़ेगा तो वो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, सोच गलत है ये बेटा। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो BBIP को पढ़ के क्या करोगे, उसमें क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं क्लास को ध्यान से आप सुने। हो सकते हैं, क्या लिखा है? ऑक्सोक्रोम अलग अलग हो सकते हैं।
प्रमुख एजोडाई निम्न है। प्रमुख एजोडाई निम्न है। इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। एजोडाई का नंबर 1 है बेटा, नंबर 1 है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक क्या है? एजोडाई है। ये अम्लीय डाई है, नोट करते जाएं। यह अम्लीय डाई है, एसिडिक डाई है, अम्लीय डाई है। इसे डाई एजोटाइज्ड, इसे डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिक एसिड की सहायता से, सल्फोनिक एसिड की सहायता से, सल्फोनिक एसिड की सहायता से निम्न प्रकार बनाते हैं। सल्फोनिक एसिड की सहायता से निम्न प्रकार बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक रिएक्शन आने वाली है, उस रिएक्शन को आप देखेंगे अच्छे से। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि नीचे स्पेस कम दिख रहा है मुझे, रिएक्शन इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसको आप नोट कर लें। फिर रिएक्शन को ऊपर मैं नोट करता हूँ, जल्दी से करें। तो चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। हमने बोला था अभी डाई एजोटाइज्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डाई एजोटाइज्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड को डाई मेथिल एनिलीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। डाई मेथिल एनिलीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेथिल ऑरेंज बनता है, मेथिल ऑरेंज बनता है। तो इन दोनों कंपाउंड की आपस में रिएक्शन कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन बनती है बेटा। डाई एजोटाइज्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डाई एजोटाइज्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले फॉर्मूले की तरफ आप ध्यान दें। बेंजीन रिंग बनानी है आपको बेटा, बेंजीन रिंग इस टाइप की आपको बेंजीन रिंग बनानी है। सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, SO3H इधर जोड़ देंगे आप N, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड Cl, हेलोजन एटम को जोड़ देंगे, प्लस डाई मेथिल एनिलीन, डाई मेथिल एनिलीन। एक बेंजीन रिंग बनाएंगे इस टाइप से। आप अंदर गोला करना चाहे गोला कर सकते हैं। डाई मेथिल है, एनिलीन, तो एनिलीन के लिए N और डाई मेथिल है तो CH3 का बेटा ऑल्टोएस। दोनों को आपस में रिएक्ट करा दो। देखो डाई मेथिल, इसके नाम लिख लो, डाई मेथिल एनिलीन, इसको कहते हैं बेटा डाई मेथिल एनिलीन। नोट करते जाएं आप। इसको बोलते हैं डाई एजोटाइज्ड, डाई एजोटाइज्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें करना क्या है आप देखें। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, पिंक कलर था ये। देखो डाई एजोटाइड बेंजीन सल्फोनिक एसिड का बेटा हेलोजन एटम और डाई मेथिल एनिलीन का बेटा हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर के बना लेंगे क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ -HCl। क्या बचा? जो बचा बेटा उसको हम यहाँ पर शो करने जा रहे हैं। चलो एरो नीचे की तरफ कर देता हूँ इस टाइप से मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिएक्शन को आगे यहीं से बढ़ा दिया है। HCl बेटा निकल चुका है। क्या बचा है? अब देखो इसका हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इस नाइट्रोजन का Cl यहाँ से हट गया, तो इसकी नाइट्रोजन की ये वाली वैलेंसी एक फ्री हो गई, इस बेंजीन रिंग की ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई, यानी यहाँ पर जो कार्बन था उसकी ये वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इनको आपस में जोड़ना है, वो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा किसका? मेथिल ऑरेंज का। चलिए दोनों को हम सेट कर देते हैं। तो पहले इसको SO3H बेंजीन रिंग बनानी है। यहाँ पर क्या था? N था, डबल बॉन्ड था बेटा, फिर N था, फिर सिंगल बॉन्ड था। इस सिंगल बॉन्ड से इस वाली बेंजीन रिंग को हम जोड़ देते हैं। इस वाली बेंजीन रिंग को ये देखो जोड़ दिया मैंने। यहाँ पर N है और CH3 का बेटा ऑल्टोएस है।
ये फॉर्मूला है किसका? ये फॉर्मूला है मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज एक एजो डाई है। चलिए नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट कर लें, जल्दी से करें बेटा। हो गया ना? अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनके यूज की। मेथिल ऑरेंज जो डाई है उसका यूज क्या है? मेथिल ऑरेंज जो रंजक है उसके यूजेस क्या क्या हैं? बेटा मेथिल ऑरेंज जो होता है उससे ऊन और रेशम, उसका जो यूज होता है वो ऊन और रेशम को रंगने में होता है। ऊन और रेशम पर कलर किया जाता है। लेकिन ऊन और रेशम पर कलर तो किया जाता है, परंतु रंग, इसका जो रंग होता है वो सनलाइट में यानी प्रकाश में या उनको धुलने से वो फीका पड़ जाता है। धुलने से कैसा पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। इसलिए इसका उपयोग डाई के रूप में नहीं किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग डाई के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि किसके रूप में किया जाता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के रूप में किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में किया जाता है, जहां पर अम्लीय विलयन में यह लाल रंग और क्षारीय विलयन में पीला रंग देती है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में अम्लीय विलयन में लाल रंग और क्षारीय विलयन में यह पीला रंग देती है। रंग में यह जो परिवर्तन होता है वो क्विनोनॉइड संरचना से बेंजीनॉइड संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। बोलो, चलिए इस बात को नोट कर लें, थ्योरेटिकल पॉइंट है ये। यूजेस हेडिंग लगा लेंगे आप। क्या लगाएंगे? यूजेस। यूजेस ऑफ मेथिल ऑरेंज डाई। मेथिल ऑरेंज डाई। मेथिल ऑरेंज डाई एक क्या है? एजो डाई है, क्योंकि उसमें एजो ग्रुप देखने के लिए मिलता है, इसलिए उसका नाम रखा है एजो डाई। चलिए यूजर्स नोट करें, आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठे। मेथिल ऑरेंज का उपयोग ऊन और रेशम को रंगने में होता है। ऊन और रेशम को रंगने में होता है, परंतु यह रंग प्रकाश और धोने से हल्का पड़ जाता है। प्रकाश में और धुलने से हल्का पड़ जाता है। इसलिए मेथिल ऑरेंज का उपयोग डाई के रूप में ना करके वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में किया जाता है। जहां पर मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग देती है। क्षारीय माध्यम में पीला रंग देती है। रंग में यह परिवर्तन क्विनोनॉइड संरचना से बेंजीनॉइड संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। क्विनोनॉइड संरचना से बेंजीनॉइड संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। अब क्विनोनॉइड से बेंजीनॉइड फॉर्म और क्विनोनॉइड फॉर्म से बेंजीनॉइड फॉर्म और बेंजीनॉइड फॉर्म से क्विनोनॉइड फॉर्म को एक रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं। चलिए क्या फॉर्मूला है मेथिल ऑरेंज का? अभी हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था। इधर जुड़ा हुआ था बेटा SO3H, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था इस टाइप से। यहाँ पर N था, डबल बॉन्ड N, और ये वाला नाइट्रोजन था वो दूसरे वाले बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था कुछ इस टाइप से। यहाँ पर था N और यहाँ पर था बेटा CH3 का क्या? ऑल्टवेज। ये था। इसको हमने बोला था बेटा
बेंजीनॉइड फॉर्म, और बेंजीनॉइड फॉर्म में वो येलो कलर का है, बेंजीनॉइड फॉर्म। और बेंजीनॉइड फॉर्म में मेथिल ऑरेंज कैसे कलर का है बेटा? येलो कलर का है, येलो कलर का है। ये कन्वर्ट होता है बेटा HCl NaOH की प्रेजेंस में, HCl और NaOH की प्रेजेंस में ये क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो रिवर्स विल का आप साइन लगाएंगे, रिवर्स विल, हाफ एरो आगे बेटा, हाफ एरो नीचे, NaOH। क्विनोनॉइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो बेंजीनॉइड फॉर्म से बेटा क्विनोनॉइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया है HCl और NaOH की प्रेजेंस में। देखो क्विनोनॉइड फॉर्म में ये रेड कलर का होता है, तो मेथिल ऑरेंज होता है वो क्विनोनॉइड फॉर्म में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इधर था वो पहले येलो कलर का। तो चलिए BSc थर्ड ईयर की बेटा यूनिट नंबर 2 की आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों से मेरा कहना है कि मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, और इतनी भीषण गर्मी में जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, तो उसके लिए बेटा एक लाइक बनता है, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक करें। आज की क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। अब कल की जो क्लास है उसका हम बेटा सेकंड एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एजोडाई का बेटा सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कॉन्गो रेड। कल हम बताएंगे आपको कॉन्गो रेड, और फिर सेकंड टाइप बताएंगे आपको ट्राइफेनिल, जिसको हमने ATP नाम दिया था। तो A हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद T का नंबर आएगा। T मीन्स क्या है? ट्राइफेनिल मैथेन डाई, ट्राइफेनिल मैथेन डाई। फिर उसके बाद कल बेटा यही टॉपिक रहेगा, सेकंड टाइप चलेगा कल की क्लास में, ट्राइफेनिल मैथेन डाई। तो कल की क्लास में सेकंड डाई हम बताएंगे आपको। डाई को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ATP नाम हमने बताया था, सभी बच्चों को पता है। मतलब ATP का मतलब क्या हो गया? एजोडाई, ट्राइफेनिल मैथेन डाई, और थर्ड था बेटा थैलिन डाई। तो आज हमने एक डाई को कंप्लीट किया हुआ है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू बेटा। लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।